स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि हम यूपीएसआई लेवल की आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे। मैं देखिए यकीन के साथ कहता हूं कि दोस्तों अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देख ली है तो यूपीएसआई के लिए दोस्तों इनफ है, ठीक है। और ये सभी जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे उनको पता होगा ये चीज़ें, ठीक है। तो आज दोस्तों हम देखेंगे भाग 18 में पहुँच चुके हैं, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लेता है कि भैया आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 18 में देखिए एसएससी एमटीएस पूछा गया, यूपीएसआई पूछा गया, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, भाग 18 आपातकालीन प्रावधान दोस्तों। तो इसको देखते हैं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे दोस्तों आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, ठीक है। जैसे प्ले लिस्ट में जाएंगे, देखिए ये देखिए ये संविधान का हमने बनाया, इसमें सारी वीडियो एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी दोस्तों। और जा करके देखिए, और बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हमने कराया है, पूरा कर लीजिए, आपको यूपीएसआई की टेंशन खत्म हो जाएगी। उसके अलावा मूल विधि की भी क्लासेस हमने दी हैं, होम गार्ड के जिसको बैच चाहिए दोस्तों ये डेमो क्लासेस हैं, देख करके आप देख सकते हैं। स्टैटिक जीके दोस्तों कराया है, ये देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से सारी सारी चीज़ें आप सभी के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, चाहिए एक बार जरूर देखिए, ठीक है। इसके अलावा मेरे साथियों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हो सो ये यूपी पुलिस का सिलेबस है, ठीक है। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। मगर दोस्तों आप अगर जीके और हिंदी में परेशान है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक बैच है दोस्तों, ठीक है, जिसमें देखिए ये रिकॉर्डेड बैच होगा। इसमें दोस्तों पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज मिलेगी, कंबाइंड नहीं, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या क्या कराएंगे, पहली चीज स्टैटिक जीके, देखिए इसको हमने इस भागों में बांट रखा है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, विषय और होम गार्ड के स्पेशल टॉपिक भी इसमें डाले, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। स्टैटिक जीके में आप देख सकते हैं ये सारे कितने 24 टॉपिक कराए जाएंगे। अगर इनकी तो आपको कंबाइंड पीडीएफ चाहिए दोस्तों, कंबाइंड पीडीएफ ले सकते हैं, 99 रुपीज़ आपको कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, ज्ञान आरबीएल ऐप पर ही, ठीक है। तो ये 24 टॉपिक ये होंगे आपके, ठीक है। और इनकी पीडीएफ टॉपिक वाली लगी होगी, भारतीय कृषि पढ़ाने के बाद भारतीय कृषि का पीडीएफ ऐसे लगा होगा, देख सकते हैं, ठीक। करंट अफेयर आपको कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विषय में दोस्तों आपको संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल और विज्ञान, ये सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपको जो होम गार्ड करवाया दोस्तों, अभी लेटेस्ट हमने करवाया वो वाला पूरा इसमें डाला गया है, ठीक है, ये पूरे। इसके अलावा मेरे दोस्तों हिंदी जो हमने पढ़ाई है, ग्रामर से साहित्य और भाषा, ये आपको दोस्तों जूनियर असिस्टेंट वाली अभी जो हमने पढ़ाया था वो इसी में डाल दिया गया। तो दोस्तों रिकॉर्डेड बैच है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, मात्र दोस्तों 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। अभी दोस्तों आप जुड़ते हैं तो कुछ ऑफर प्राइस में आपको थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा, ठीक। तो जा करके दोस्तों जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जाना होगा, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना होगा। देखिए ये स्टैटिक जीके की ई बुक है, मात्र 99 रुपीज़ दोस्तों, ये सारे स्पेशल टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे एकदम अपडेटेड तरीके से, ठीक है। चलिए जिसको बैच है दोस्तों इस पेड क्लासेस वाले कॉलम में आएगा, और जैसे दोस्तों यहाँ पे आते हैं देखिए ये यूपी पुलिस का आपको बैच दिख जाएगा, यूपी पुलिस हिंदी जीके बैच 2026, ठीक है। और जिनको दोस्तों ई बुक्स चाहिए, ई बुक्स वाले कॉलम में जाइएगा, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आपको होम गार्ड की स्पेशल टॉपिक की स्पेशल पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, ठीक। 121 रुपये दोस्तों, 150 रुपये प्राइस है, 121 रुपये आपको मिल जाएगी एकदम बढ़िया अपडेटेड तरीके से, ठीक है। उसके अलावा यूपीएसआई के लिए मूल विधि की भी दोस्तों पीडीएफ मिल जाएगी आपको यहाँ पर आकर के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे जनहित याचिका हो गई, और ये कंप्यूटर ई बुक दोस्तों आपके दोस्तों लेखपाल के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए, या यूपी SSC किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको ये ले सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मेरे दोस्तों हिंदी की ई बुक्स वगैरह हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल है दोस्तों यूपी SSC एग्जाम्स के लिए, और ये रही स्ट्रैटेजी के दोस्तों यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए 99 रुपीज़ में। इसके अलावा भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय संविधान की भी ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, लिंक नीचे दिया होगा, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों वो ये रही संविधान ई बुक, इससे आप ले सकते हैं, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मेरे साथियों आज हम देखेंगे भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। क्या, भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। देखिए थोड़ा सा मुझे बुखार है दोस्तों, अगर आवाज़ में थोड़ा सा चीज़ें आ रही हैं तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ये आपसे गुजारिश है, ठीक है। चलिए तो भाग 18 आपातकालीन प्रावधान एसएससी एमटीएस 2017 और 2021 में पूछा गया है यूपीएसआई के कि भैया आपातकालीन प्रावधान किसमें है, भाग 18 में। कहां से कहां तक फैला हुआ है भाग 18, तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। कहां से कहां तक, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। आपसे पूछेगा कि आपातकालीन प्रावधान दोस्तों किस देश से लिए गए हैं, तो जर्मनी से। कहां से, जर्मनी से, ठीक है, समझ गए। चलिए अब दोस्तों इसको समझते हैं, क्या समझते हैं कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। संघात्मक मतलब संघ तरीके, ठीक है, जहां पर देश की शक्तियां केंद्र
व राज्यों के मध्य बटी हुई हैं। ठीक, हमने बताया था सूची में कि संघ सूची है ना, और राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, और जहां पर देश की शक्तियां केंद्र और राज्यों के मध्य बटी हुई हैं, परंतु संकट काल के समय सभी शक्तियां राज्यों से छीनकर केंद्र सरकार को दे दी जाती हैं तथा देश में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू हो जाता है, जिसे हम आपातकाल कहते हैं। समझिएगा मेरे साथियों, जब कोई युद्ध वगैरह होता है या फिर कोई वैसा आपात आता है, मतलब ऐसी परिस्थिति आती है, संकट आता है, संकट काल आता है, तब राज्यों की सारी शक्तियां छीन करके केंद्र सरकार को दे दी जाती हैं। ठीक है, उसे ही आपातकाल कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों हम लोग होते हैं परिवार में, क्या होता है परिवार में सब लोग रहते हैं। ठीक है, मान लिया दोस्तों एक दादाजी हैं, इनके 4 बेटे हैं, 4 बेटे, ए है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, चारों अपना खा पी रहे हैं। देखिए लड़ाई किसी से नहीं है, चारों का अपने अपने फैसले, अपना अपना परिवार है, सब अपने परिवार में डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अचानक से क्या हुआ दोस्तों, किसी की दोस्तों लड़ाई हो गई। ठीक है, मान लिया सी की लड़ाई हो गई, किसी व्यक्ति से, ई व्यक्ति से कोई लड़ाई हो गई। ठीक है, और वो दमदार निकला, तो दोस्तों ये सब लोग क्या कहेंगे, अपने सबसे इकट्ठा कहेंगे अब यार चलते दादाजी के पास, अपने पिताजी के पास चलते, उनसे बात करते। तो सब लोग आएंगे कि पिताजी अब आप देखिए, आपके समक्ष हम लोग हैं, आप डिसीजन लीजिए हमें क्या करना है। यानी कि सारी शक्तियां, ए ने अपनी सारी शक्तियां दादा को दे दी, बी ने अपनी सारी शक्तियां दादाजी को दे दी, सी ने दे दी और डी ने दे दी, कहा अब आप देखिए। तो इसी तरीके से दोस्तों जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो सभी राज्य अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को दे देते हैं, केंद्र को दे देते हैं, भैया अब आप डिसीजन लीजिए क्या करना है। ठीक है, तो वही होता है हमारे हिसाब से आपातकाल। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि देश की अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए, यानी भारत जो देश है हमारा वो टूटे नहीं, अखंड है ना, एकता बनी रहे। ठीक है, समझ गए। चलिए आपातकाल के प्रकार दोस्तों पूछे गए यूपीपीएससी में, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में है, एनडीए में पूछा गया, याद रखिएगा आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, 352 में। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफलता, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, अनुच्छेद 356 में। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में। तो 3 आपातकाल है। आपातकाल कितने हैं, 3 हैं, और सभी प्रकार के आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं। ठीक है, ये भी रखेंगे, यूपीएससी में पूछा गया है। तो हमने देखा कि आपातकाल किसमें है, पहला राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों 352 में अनुच्छेद, और राष्ट्रपति शासन 356 में है, और वित्तीय आपातकाल 360 में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं पहला राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, 352 में। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया और पेट 2025 के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपके दिमाग में आएगा, देखिए आपातकाल तो हमने 3 देख लिए, तो पहला हम देख रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। अब आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कितने आधार हैं, कितने तरीकों से आपातकाल लगेगा, 3 तरीके से। कितने, 3 तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया। राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरीके से लग सकता है। पहला है युद्ध, जब किसी देश के साथ दोस्तों युद्ध हो जाए, जैसे चाइना के साथ दोस्तों युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उस समय आपातकाल लग सकता है और लगा है। ठीक है, बाह्य आक्रमण, मान लिया कोई दोस्तों देश, राज्य दोस्तों बाह्य आक्रमण कर ले, कोई देश बाह्य आक्रमण कर दे। ठीक है, युद्ध की तरह ना पड़े तो फिर भी है ना, आक्रमण कर दे, तब दोस्तों आपातकाल लग सकता है। और तीसरा दोस्तों सशस्त्र विद्रोह हो गया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, यानी कि देश के अंदर ही है ना ऐसा विद्रोह हो जाए, शस्त्र के साथ विद्रोह कर लिया जाए। ठीक है, तब लग जाएगा। देखिए पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, ये पहले दोस्तों इसको आंतरिक अशांति कहते थे। ठीक है, पहले क्या नाम था सशस्त्र विद्रोह, जरा आंतरिक अशांति था दोस्तों, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा चेंज करके सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर दोस्तों, इसका आधार कोई मतलब नहीं था, आंतरिक अशांति, इसका कोई सेंस नहीं बनता था, जिसके आधार पर दोस्तों गलत तरीके से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया था, इसलिए इसको हटा दिया गया। समझ गए। तो पहले क्या था, आंतरिक अशांति। आपसे पूछेगा कि आंतरिक अशांति की जगह कौन शब्द जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह। जब तक शस्त्र के साथ विद्रोह न किया जाए तब तक आपातकाल नहीं लगेगा। समझ गए, कब इसे हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो 3 आधार पे लगेगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, चलिए घोषणा कौन करेगा, तो घोषणा दोस्तों राष्ट्रपति करेगा, केवल और केवल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से। दोस्तों राष्ट्रपति महोदय करेंगे, वो भी दोस्तों जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप से नहीं देंगे, सहमति नहीं देंगे, तब तक दोस्तों राष्ट्रपति भी नहीं करेगा। दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है। और नोट करके लिख लीजिएगा कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल और केवल अपने संविधान में अनुच्छेद 352 में ही मिलता है। मंत्रिमंडल शब्द दोस्तों और कहीं नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, मंत्रिमंडल शब्द केवल और केवल दोस्तों अनुच्छेद 352 में ही है। यूपीएससी में पूछा गया, केवल एक ही बार प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, चलिए आपको यहीं पे याद रखना मेरे दोस्तों कि क्या कि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के, देखिए ये जो जोड़ा गया ना कि मंत्रिमंडल की सिफारिश कर लीजिए, ठीक है, ये इसीलिए जोड़ा गया था क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 में 25 जून 1975 को बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश से राष्ट्रपति पर दबाव बनाकर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा आपातकाल की घोषणा करवा ली थी आंतरिक अशांति के आधार पर। इसीलिए बाद में जब संशोधन किया गया उसमें कहा गया भैया कि अब मंत्रिमंडल से लिखित रूप से सहमति देनी होगी। ठीक है, इसी वजह से दोस्तों आपको पता होगा कि 25 जून 1975 दोस्तों आपातकाल लगाया गया था। इसीलिए अब दोस्तों प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। संविधान हत्या दिवस क्यों? क्योंकि जबरदस्ती दोस्तों ये आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब दोस्तों ये देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में लिखा गया कि आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति तभी करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करेगा, अर्थात सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं। यानी कि साफ साफ लिख दिया गया भैया कि आपातकाल जब ही लगेगा जब मंत्रिमंडल लिख के देगा, केवल प्रधानमंत्री कहने में नहीं कि आज भैया मोदी कहे भैया लगा दो आपातकाल, लगा दो कोविंद द्रौपदी मुर्मू जी आपातकाल लगा दो, तो ऐसा नहीं। पूरी मंत्रिमंडल जब तक लिखित रूप से दोस्तों मंत्रिमंडल नहीं कहेगी तब तक आपातकाल राष्ट्रपति भी नहीं लगा सकता। ठीक है, ये संशोधन करके लगाया गया। और मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकती थी। ठीक है, परंतु 38वें संविधान संशोधन द्वारा इसे न्यायिक समीक्षा से अलग कर दिया गया। यानी कि पहले दोस्तों क्या था, अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगवा देते हैं प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति से कहकर, तो उसकी न्यायिक समीक्षा दोस्तों यानी उसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होकर के उसको चेक कर सकती है क्या गलत आधार पर लगा या सही आधार पे। मगर दोस्तों 38वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भी हटा दिया गया, न्यायिक समीक्षा से अलग कर दिया कि अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने इसी का फायदा उठाई थी। ठीक है, परंतु 44वां संविधान संशोधन द्वारा फिर से जोड़ा गया कि सुप्रीम कोर्ट आपातकाल की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, यानी कि ये सही है या गलत उसकी समीक्षा कर सकती है दोस्तों, यानी फिर से जोड़ दिया गया। देखिए कब हटाया गया था, 38वें संविधान संशोधन में हटाया गया था, परंतु 44वें में फिर से जोड़ दिया गया कि हाँ भैया आपसे पूछे क्या आपातकाल दोस्तों, क्या राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, चलिए स्वीकृति कैसे मिलेगी तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 252 की उपधारा 6 कहती है कि एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में है वे उपस्थित सदस्यों का 2/3 हो और मतदान करे, उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हो दोस्तों, तब ये स्वीकृति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपातकाल की अवधि क्या होगी। ठीक है, आपातकाल की अवधि क्या होगी इसके बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से 1 माह तक जारी रहेगा। यानी अगर राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्र आपातकाल लगा दिया तो 1 महीने तक चलेगा, परंतु उससे आगे समय के लिए संसद में विशेष बहुमत 2/3 द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर आपातकाल की अवधि 6 माह और बढ़ सकती है। ठीक है, यानी समझिए जैसे राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल आज से लगा दिया तो 1 महीने तक चलेगा, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर चाहते हैं इससे आगे चलाया जाए तो दोस्तों संसद के विशेष बहुमत यानी कि 2/3 प्रस्ताव द्वारा उसको पारित करवा लें तो एक बार में आपातकाल 6 महीना और बढ़ जाएगा, यानी 7 महीने हो गए। अब 1 महीना पहले चल चुकी, 6 महीना और फिर दोस्तों फिर इसी तरीके से दोस्तों 2/3 बहुमत से पास करवा कर दोस्तों इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, यानी जब तक चाहे तब तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 माह बढ़ेगी, एक बार में 6 माह, एक बार में 6 माह ना, इस तरीके से 6 महीना करते करते इसको कहीं तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा, लोकसभा के विघटन पर राज्यसभा के अनुमोदन पर आपातकाल लगाया जा सकता है। मान ले दोस्तों लोकसभा नहीं है, विघटित है, ठीक है, तब भी राज्यसभा के अनुमोदन से भी लगाया जा सकता है, परंतु नई लोकसभा गठित होने के प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर लोकसभा में पास करवाना होगा। यानी कि मान ले दोस्तों लोकसभा उस समय विघटित है, ठीक है, तो राज्यसभा है तो राज्यसभा से दोस्तों अनुमोदित करवा लीजिए तो चलती रहेगी आपातकाल। ठीक है, मगर जैसे लोकसभा गठित होकर आएगी और प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर दोस्तों लोकसभा से पास करवाना होगा, अगर नहीं करवाते तो वहीं पे वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है
जब संसद सत्र में न हो, जब संसद दोस्तों सत्र में ना हो, यानी संसद न चला हो, तो आपातकाल लगा रहेगा। परंतु जैसे ही दोस्तों संसद सत्र में आता है तो 30 दिनों के भीतर इसे संसद से पास भी करवाना होगा। ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार लगाया जा चुका है, याद रखिएगा। कब कब? 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध यानी कि चीनी आक्रमण के द्वारा यूपीएसआई में पूछा गया है, दोनों में, ठीक है। पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, तब लगाया गया। दूसरा, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय इंदिरा गांधी थी, एसएससी सीजीएल में पूछा गया। तीसरा, 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पे इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, याद रखिएगा। एसएससी जेई में पूछा गया। ऐसा माना जाता है कि आपातकाल 1975 की घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण मामले के कारण हुआ था, ठीक है। यूपीएसआई में पूछा गया है कि दोस्तों ये रायबरेली से जीतती दोस्तों, और इन्हें अनुचित साधनों का प्रयोग करके इनका रद्द कर दिया था, तभी दोस्तों आपातकाल लगा देती है। इसीलिए इसको हम संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जून को, ठीक है। चलिए, आपातकाल समाप्त कैसे होगा तो इसके बारे में बता दें आपको। पहली चीज, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी समाप्त किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, यदि 6 माह के लिए दोस्तों संसद पारित न करे तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि पहले दोस्तों राष्ट्रपति शुरू करेंगे, 1 महीने तक रहेगा, फिर उसके बाद दोस्तों संसद द्वारा विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से पास करवाना होगा। अगर पास नहीं करवाओगे तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है कि लोकसभा की कुल संख्या के 1/10 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सदन नहीं चल रहा हो तो को लिखित रूप से नोटिस दे, तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अगर यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों ये भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा दोस्तों आपातकाल है संवैधानिक तंत्र विफलता, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 356 अनुच्छेद 356 देखिए यूपीएसआई में पूछा गया, यूपी पुलिस एग्जाम में यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राज्य आपात कहते हैं, या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, इसलिए इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और दोस्तों ये राज्यों में लगता है, ठीक है, राज्य में लगेगा, ठीक है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मृत पत्र कहा था। आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे मृत पत्र कहा है, तो संवैधानिक तंत्र विफलता यानी अनुच्छेद 356 को। अंबेडकर जी ने कहा था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, यानी कि इसका देखिए होता क्या है, पहले क्या होता था, मान ले दोस्तों किसी राज्य में केंद्र में किसी और सरकार और राज्य में किसी और की बन गई, तो दोस्तों वहां पे कोई ना कोई कानून लगा के दोस्तों वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल पहले लगाया जाता था, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए, ये कहा गया था अम्बेडकर जी द्वारा, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 355 समझ गए ये दोस्तों। तो 356 में दोस्तों आपने देख लिया कि संवैधानिक तंत्र विफलता दिया गया है। चलिए, अब दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 355 देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य कर रही हो, यानी कि केंद्र सरकार ये कहेगा, ये कर्तव्य के लिए विवश करेगा राज्यों को, भैया कि आप संविधान के अनुसार काम करिए। यदि सरकारें संविधान का पालन नहीं करती तो राज्यपाल रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। याद रखेगा, राष्ट्रपति बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के आपातकाल लगा सकते हैं। यानी कि जैसे मान ले दोस्तों, कई बार पश्चिम बंगाल का जिक्र होता है, ठीक है। अब से मान लिया, समझिए, मान लिया पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपातकाल लगवाना है, तो वहाँ के जो राज्यपाल है वो लिख करके रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति महोदय को भेज दें, कहेंगे ऐसी दिक्कत, अगर राष्ट्रपति को लगेगा तो वो आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति दोस्तों अपने स्वविवेक से भी लगा सकता है, जरूरी नहीं कि राज्यपाल रिपोर्ट सौंपे तभी लगेगा, ठीक है। और जब दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां कार्यकाल कौन संभालता है, तो उस वहां का राज्यपाल संभालेगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, अनुच्छेद 356 का कहता है, अनुच्छेद 356 का कहेगा कि यदि कोई राज्य
यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है तो वहां भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या प्रभावी करने में असफल रहता है तो वहां भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार ने कुछ कहा और राज्य उससे अलग चल रहा है तब भी वहां आपातकाल लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन की समयावधि क्या होगी? तो क्या होगी? राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि दोस्तों 2 माह होगी। इसके बाद संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह इसके समय को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक बार में 2 माह रहेगी, फिर साधारण बहुमत द्वारा 6 माह, फिर साधारण बहुमत द्वारा 6 माह, यानी इसी तरह से अनंत काल तक आप बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब क्या है? दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति शासन 1 साल बाद आगे तभी बढ़ेगा जब देश में आपातकाल लगा हो और आपातकाल में भी निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे तभी 1 वर्ष से अधिक बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे हमने 2 माह बताया दोस्तों, 2 माह के बाद 6 माह 1-2 बार और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, और अधिकतम राष्ट्रपति शासन 3 साल तक लगेगा। ठीक है, समझ गए? अधिकतम कितना लग सकता है? 3 साल तक। याद रखिएगा कि यदि राष्ट्रपति शासन लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है तब यह लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन तक बना रहेगा। ठीक है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय में स्वीकार किया हो। ठीक है, याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रपति शासन की जांच के लिए न्यायपालिका जाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन अगर लगाया गया है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं, वहां इसके लिए आवाज उठा सकते हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर कहीं भी दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राष्ट्रपति शासन लगते ही वहां की मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी और विधानसभा को विघटित कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे मान लो दोस्तों यूपी में मान लिया दोस्तों राष्ट्रपति शासन लग गया तो यहाँ की मंत्रिपरिषद, जो योगी जी हैं मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री, ये सब बर्खास्त हो जाए, खत्म हो गया, विधानसभा विघटित हो गई, विधानसभा खत्म। ठीक है, और राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाएंगी, जो केंद्र चाहेगी वो करेगी राज्य में। ठीक है, राज्य के विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद करने लगेगी। ठीक, जो विधायिका है उसका प्रयोग संसद करेगी। ठीक है, और राज्य की संचित निधि संसद के अधीन हो जाती है और यदि लोकसभा सत्र में ना हो तो राज्य की संचित निधि राष्ट्रपति भी पैसे निकाल सकता है। यानी राज्य अगर लोकसभा सत्र में ना हो तो राज्य की संचित निधि से राष्ट्रपति भी पैसे निकाल सकता है। समाप्त कैसे होगा? राष्ट्रपति चाहें तो इसे स्वतः समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर संसद पास ना करे तो 2 या 6 है ना माह बाद अपने आप हो जाएगा। देखिए 2 माह के लिए होता है, फिर पास करते 6 महीना और बढ़ जाता है। तो अगर संसद आगे पास नहीं करेगी तो अपने आप समाप्त होगा और अधिकतम 3 वर्ष बाद ये तो समाप्त हो ही जाएगा। ठीक है, और नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग पंजाब के पेप्सू विधानसभा में 1951 में किया गया था, लेकिन पहली बार निर्वाचित सरकार के खिलाफ इसका प्रयोग जुलाई 1959 में केरल में किया गया था। ठीक है, यहीं पे देखेंगे SR बोम्बई बनाम भारत संघ 1994 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। यूपीएसआई में यह पूछा भी गया है। एक है नवाम रेबिया केस 2016। इसमें क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य की सरकार, ठीक है, राज्य की सरकार अरुणाचल प्रदेश को बर्खास्त करना वैध है। ठीक है, ये इस केस में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना वैध है। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया केस। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो अंतिम आपका तीसरा आपातकाल था वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 एनटीपीसी और यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में, यानी कि पैसों संबंधी खतरा हो गया है बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, तब ये वित्तीय आपातकाल लगेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता कितनी बार वित्तीय आपातकाल भारत में लग चुका है? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया, यूपीएसआई में पूछा गया है। और वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, यानी अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। चलिए, वित्तीय आपातकाल घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है दोस्तों। यदि घोषणा के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए तथा
2 माह के भीतर मंजूरी करने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी, परंतु इस अवधि में इसे राज्यसभा से मंजूरी आवश्यक है। ठीक है, चलिए 2 माह के भीतर वित्तीय आपातकाल को लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद यह जब तक लागू रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस ना ले ले। ठीक है, प्रभाव क्या होगा? प्रभाव क्या होगा इसका ये समझ लीजिए। देखिए, केंद्र सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह राज्य सरकारों को वित्तीय नीतियों से संबंधित निर्देश दे सकते हैं कि भैया आपकी सैलरी कट जाएगी। ठीक है, राज्य की सेवा में सभी वर्गों के सेवकों की वेतन व भत्ते में कटौती की जा सकती है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं। अगला है, राष्ट्रपति केंद्रों की सेवा में लगे किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है, यानी कि सभी के वेतन भत्ते काटे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए 38वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें क्या कहा गया? तो 38वां संविधान संशोधन में वित्तीय आपातकाल के लिए किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं होगा, यानी कि किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न नहीं किया जा सकता वित्तीय आपातकाल। ये 38वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन में इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे, यानी राष्ट्रपति ने अगर संतुष्टि दे दी तो उसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। चलिए, अब दोस्तों मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 358 कहता है कि जब देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 में दिए गए 6 मूल अधिकार स्वतः ही रद्द हो जाते हैं। ठीक है, किन आधारों? केवल 2 आधारों पे, युद्ध और बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह पे नहीं। ठीक है, अगर देश में युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 में दोस्तों आपको पता है कि 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, उसमें दोस्तों वो अपने आप ही रद्द हो जाएंगे। 359 क्या कहता है अनुच्छेद कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को हटा दिया जाता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहें तो सभी मूल अधिकार निरस्त कर दें, केवल और केवल दोस्तों 20-21 कभी भी रद्द नहीं होंगे। यूपीपीएससी से पूछा गया, यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 20 व 21 राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 20 व 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं। याद रखिएगा, पेट और यूपीपीएससी से पूछा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है मेरे साथियों, चाहिए मैं एक बार फिर से कहूँगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, देखिए संविधान हमने कराया। इसी तरीके से एक एक क्रम में पढ़ लीजिए दोस्तों, यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मूल विधि, स्टैटिक जीके सब कुछ कर लीजिए। ठीक है, बेहतरीन तरीके से दोस्तों सब कुछ कराइए। होमगार्ड का बैच हमारा चाहते हैं 251 रुपये में आप ले सकते हैं, पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।